नमस्ते छात्रों। तो कल हम देख रहे थे 9वीं कक्षा का पाठ जो एक आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। उनके हरिवंश राय बच्चन जी यहाँ अपने पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी के बारे में हमें बता रहे थे कि उनका रहन सहन कैसा है, उनका व्यक्तित्व, दृढ़ता, उनका स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठा, यह हमें बता रहे थे। और हम यहाँ तक आए थे यानी वे नवाहिक पाठ करते थे। वो रामचरितमानस था उनका नवाहिक पाठ, यानी 9 दिनों में पूरा होने वाला पाठ उसे नवाहिक कहते हैं। यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए, इस प्रकार का वे पाठ करते थे, उसका पठन करते थे। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ के नवाहिक के निशान लगे हुए हैं। यानी 9 दिनों में ये खत्म करनी है तो हर रोज कितनी पढ़नी है, उसके निशान लगे हुए होते हैं। और लेखक कहता है जो मानस की जो पोथी थी, जो ग्रंथ था, वो अब तक मेरे पास है और उन्होंने अपने हाथ से लगाए हुए निशान भी वहाँ है। पाठ वे स्वस्वर करते थे, यानी स्वर के साथ वो पढ़ते थे। उनका पढ़ना बहुत अच्छा था। उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी, गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना। उनका स्वर साफ सप्रमाण और लयपूर्ण था और कोठरी से निकली उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। वे जो पाठ थे वे स्वस्वर करते थे। लेखक कहते कि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं थी, सुरीली नहीं थी, गाते तो वो कभी नहीं थे, कभी नहीं सुना था, पर उनका स्वर साफ और सप्रमाण लयपूर्ण था, यानी जीवित और उत्साह भरा उनका स्वर रहता था। और उनकी जो कोठरी से आवाज़ निकलती थी सारे घर में गूंजती थी, यानी सारे घर का वातावरण धार्मिक बन जाता था। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है और अब तक मैं उनके साथ रहा, प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। और आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है। जब मुझे आवाज़ सुनाई देता था तो मैंने सुनता था, अब भी मानस पढ़ता हो तो उनका आवाज़ मेरे कानों में गूंजता रहता है। लेखक कहते हैं कि जो आवाज़ की पहली स्मृति जो है तो मेरे मानस के पाठ के स्वर की है। जब तक मैं उनके साथ रहा, प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। जितने दिन मैं पिताजी के साथ घर में रहा, उतने दिन हर दिन मुझे उनके स्वर में रामचरितमानस सुनाई दिया। मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। यानी जहाँ लेखक जी जन्मे उसका का नाम है सौरी, और जन्म से पहले दिन से ही मैं उनका जो रामचरितमानस का पाठ का स्वर था वो मैंने सुनना शुरू कर दिया था। सौरी यानी प्रसूति गृह, सौरी का मतलब है प्रसूति गृह में जन्मने के बाद। पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई जाती हैं। जो सौरी यानी प्रसूति गृह कहाँ बनाया जाता है? पूजा की कोठरी के सामने, है ना, एक ऊंचाई पर, एक सिरे पर, एक कोने में यह प्रसूति गृह बनाया जाता है। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों न हो, जैसे ही मेरा खटोला खटोला पालना पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था, मैं चुप हो जाता था, है ना। तो उस समय की कुछ प्रथा ये थी कि प्रसूति गृह कहाँ बनवाया जाए, यानी पूजा की कोठरी के सामने के दालान में एक कोने में बनाया जाता है। और एक राधा थी उनकी, लेखक कहते वो हमेशा बताई, जब मैं छोटा था और मेरा पालना खटोला जब पूजा की कोठरी के सामने लाया जाता था तो मैं जल्दी ही चुप हो जाता था। ऐसी यादें लेखक को यहाँ अपने पिताजी के बारे में आती हैं। जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ, तो पिताजी का मानस का पाठ सुनते सुनते मैं चुप हो जाता था, कितना भी चाहे रोता क्यों न हो। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। लोग कहते थे कि धार्मिक संस्कार का लड़का है,
यानी जो रामचरितमानस के इस पाठ का सुनता है तब चुप हो जाता है, निश्चित ही उस पर पूर्व जन्म में धार्मिक संस्कार हुए होंगे। अब मैं ऐसा समझता हूँ ये मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी जो मुझे शांत कर देती, यानी लयबद्धता के कारण मैं क्या करता था, शांत रहता था जो उनका आवाज सुनते हैं। इतना मैं जरूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने इस अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी। यानी श्रवण संस्कार यानी अद्भुत रूप से मेरी की मैं गीता को जन गीता का रूप दे रहा था, अवधी भाषा में, मानस की शैली में। लेखक ने क्या किया था, इस गीता की सहायता उस संस्कारों ने मुझ पर की कि जन गीता के रूप में इस गीता का जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है, तो अवधी भाषा में मानस की शैली में भी जन गीता हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है, तो उनकी सहायता इन संस्कारों ने की होगी। तो उसकी प्रेरणा निश्चित रूप से पिताजी के सुस्वर पढ़ने से मुझे मिली होगी, ऐसा लेखक को यहाँ लगता है। अज्ञात रूप से मेरे अवचेतन और ज्ञात रूप से मेरे चेतन की शिरा शिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। अवचेतन चेतना रहित है ना, चेतना ने सचेत, चेतना नहीं सचेत होना, यानी चेतना कहते हैं हम, कि जब मैं सचेत हो गया तब तो मेरी शरीर की शिरा यानी नस नस में, मेरी शरीर की नस नस रामचरितमानस की ध्वनियों से भीगी हुई है। लेखक कहता है कि मेरे शरीर में जो नस नस है, शिरा जो है, वो शिरा ने जो इस मानस के स्वस्वर आवाज से भीगी हुई है। पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से मानस में वे बहा करते थे। देखिए, पिताजी जब गीता पढ़ते थे तो मौन रहते थे, और जब मानस पढ़ते थे तो सस्वर पढ़ते थे। गीता से वे शायद चिंतन करते थे और मानस में वे बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था, संस्कृत भाषा उन्हें कुछ कुछ आती थी। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, पर संस्कृत से वे उच्चारण सुख अनुभव न करते थे जो अवधि से, यानी अवधी भाषा से जो उन्हें समझ में आती थी वो संस्कृत भाषा में उनका सस्वर व सुस्पष्टता से पढ़ते थे, लेकिन उनके समझ में शायद नहीं आती होगी। कविता का स्वस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है। मैं भी जब कविता पढ़ता हूँ तो सस्वर पढ़ता हूँ, गाता हूँ। सस्वर पढ़ना नहीं, गा कर पढ़ना। ब्रज और अवधी की कविता में घंटों पढ़ सकता हूँ, यानी ब्रज हिंदी भाषा के दो रूप है, ब्रज भाषा और अवधी भाषा, उन दोनों भाषाओं की कविता में घंटों पढ़ सकता हूँ। मानस का तो सस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है, और रामचरितमानस का तो मैंने गाते हुए कई बार पढ़ा है। पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता में घंटे भर भी पढ़ो तो मेरी जीभ ऐंठने लगती हैं। तो लेखक कहता है रामचरितमानस तो मैंने सस्वर बहुत बार पढ़ा है, लेकिन मानस की बात और है। खड़ी बोली की कविता वो खड़ी बोली भाषा में लिखा हुआ है, तो घंटे भर मैं पढ़ता हूँ तो जीभ ऐंठने लगती हैं, यानी संकुचित होने लगती हैं। उर्दू के साथ ये बात नहीं है, तो उर्दू अच्छी तरह से हम बोल सकते हैं। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है, मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही छुआ है। यानी मानस की सूक्ष्म शिराओं को जो अवधी भाषा में जो रामचरितमानस अच्छा लगता है, वह खड़ी बोली में वो अच्छा नहीं लगता। वह जीवन से मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही छुआ है, यानी मानस की जो सूक्ष्मतम बातें हैं उन बातें खड़ी बोली में व्यक्त शायद नहीं हो पा रही हैं। वह जीवन से उठी हुई कम लगती हैं, कोश से उतरी हुई अधिक। वह जो रामचरितमानस जो जीवन की गाथा है, यानी वो जो है ऐसा लगता है कि वो भाषा कोश से उतरी हुई है, यानी ट्रेजरी से। कोश का मतलब होता है ट्रेजरी, यानी एक प्रकार का भंडार, यानी संस्कृत के भंडार से उतरी हुई इसकी भाषा, यानी रामचरितमानस की जो कड़ी बोली में लगती हैं। कारणों पर यहाँ न जाऊँगा,
यह कारण क्या है, तो वो आलोचना होगी, इसलिए मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। कवि कहते हैं, पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार करती थी। देखिए, पूजा करके 8 बजे उठते थे। देखिए, 3 बजे उठते थे, 3:30 बजे नहाने जाते थे, 6 बजे वापस आते थे और पूजा करने लगते थे। और फिर 2 घंटे वे मानस पढ़ते थे और 8 बजे उठते थे। वे उनकी क्या हो गई, वो निश्चित दिनचर्या रहती थी। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती और 8 बजे तक, 8:30 बजे तक क्या करती थी। लेखक कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि माताजी क्या तब तक क्या करती थी, भोजन तैयार कर देती थी। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहने 9 बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। रसोई में बैठकर वो भोजन करते थे और 9 बजते बजते ही दफ्तर के लिए कपड़े पहन दफ्तर के लिए, ऑफिस के लिए वो रवाना हो जाते थे। किसी किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार न होता। कोई तो 8:30-9 बजे तो भोजन माँ का तैयार नहीं होता था, ऐसा कभी कभी होता था। पिताजी को बहुत गुस्सा आता, माँ कांपने लगती, पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास न होता। पिताजी को बहुत गुस्सा आता था, खाना तक नहीं हुआ। माँ को तो खूब डर लगता था, वो डर के मारे कांपने लगती, पर गुस्सा निकालने के लिए उनके पास समय न होता था। वह दफ्तर चले जाते थे। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। उस समय के वे पाबंद थे, कुछ नहीं खाते थे और दफ्तर के लिए वे चल पड़ते थे। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते थे, एक दिन वे दफ्तर, अपनी 35 वर्ष, उन्होंने कितनी साल नौकरी की, 35 साल। वे कहा करते थे, एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुंचे। 35 वर्ष की नौकरी करते हुए एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि वह ठीक समय पर दफ्तर नहीं पहुंच गए होंगे। तो वे दफ्तर पर ठीक समय पर, नियत समय पर ही पहुंचा करते थे। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पूरियाँ बनाती। जब खाना नहीं हुआ समय पर, तब माताजी क्या करती थी, जल्दी जल्दी पूरियाँ बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती। क्या करती थी, मोहल्ले के किसी आदमी को बुलाती थी, कहती थी कि जाओ और उनको ये खाना देकर आओ। और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस न आ जाता, वे भोजन न करती थी। देखिए, पुराने ज़माने में औरतें भी कितना ख्याल रखती थी लोगों का। जब वह पिताजी को खाना खिलाकर वापस नहीं आता मोहल्ले का आदमी, तब भी वो भोजन नहीं करती। जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास होता। और जब मोहल्ले का कोई आदमी जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो वे भी दिन भर नहीं खाती थी। घर की 3 बुढ़ियाँ, राधा, मेरी दादी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती थी। कैसी, तो घर की जो 3 बुढ़िया थी हमारे घर में, राधा थी, दादी थी और महारानी भी थी, तो वो कहती थी कि ऐसी के क्यों है, पति अपने पति को खाना तक नहीं बना सकी। उनकी बातें दिन भर वे खाती थी, भूखी रहती थी। मेरी माँ न खाती तो वे कैसे खाती, और अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतारती रहती। अगर माँ ही नहीं खाती तो तीनों भी भूखे रहती थी और उन्हें भूख लगती थी तो वह लेकर की माँ को कोसती थी, है ना। उनका गुस्सा दिन भर उतारती रहती थी। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। दफ्तर जाने का तो उनका ठीक समय था, लेकिन लौटने का उनका कोई ठीक समय नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में, प्रारंभिक यानी शुरुआत के वर्षों में, प्रायः देर से लौटते थे। ऑफिस से बहुत देर से घर लौटते थे, 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से। रात के 8 बजते, 9 बजते, कभी कभी उससे भी देरी हो जाती और खाना खाकर सो जाते थे। आते थे, खाना खाते थे और सो जाते थे। बात को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद भी। अब लेकिन अब कुछ जल्दी जब आते थे तो खाना खाने से पहले देर तक पढ़ते थे, कभी खाना खाने के बाद भी पढ़ते थे और कभी तो घूमने निकल जाते। सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील
दिन को दफ्तर आने जाने के 8 मील, यानी कुल 16 मील चल लेने पर भी चलास, चलास का मतलब है चलने की इच्छा तृप्त नहीं होती। लगभग 26 किलोमीटर, 16 मील का मतलब है 26 किलोमीटर पैदल चलते थे, फिर भी उनकी चलास तृप्त नहीं होती थी। रात को भी 2-3 मील घूमकर फिर आने को वे तैयार रहते थे। फिर देखिए 26 किलोमीटर दिन में चलने के बाद भी वे रात को 2-3 मील यानी 4-5 किलोमीटर और घूमने के वे तैयार रहते थे। तभी तो मैं कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था। इसलिए लेखक कहता है, मैं कहता हूँ कि उन्हें चलने की बीमारी थी। मर्ज का मतलब यहाँ क्या है? बीमारी। उन्हें चलने का मर्ज था। सबसे अचरज की बात यह थी कि रात को चाहे जितनी देर से सोए, उठते हुए सुबह 3 ही बजे थे। अचरज आश्चर्य की बात थी, कितनी रात को देर से सोए, लेकिन वे उठते थे समय पर ही, 3 बजे ही। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं, गहरा ही मांगती है। हम कितनी देर तक सोए इसकी बात नहीं है, हम कितने आराम से, कितनी गहरी नींद हमें लगी है, तो उस पर नींद आकी जाती है। यानी कम घंटों की भी गहरी नींद ज़्यादा घंटों की ही हल्की नींद का काम कर देती हैं। उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझसे अपनी नींद पर कितना अत्याचार कराया है। देखिए, उनका जो फार्मूला था, हम कितनी देर तक सोते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, हम कितनी गहरी नींद सोते हैं यह महत्वपूर्ण है। अपनी नींद पर अत्याचार कराया है। इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो मुझे 7-8 दिन तक यूं ही पड़े रहने देना। इस असंभव की कल्पना भर सुखद है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। लेखक कहते हैं कि मैं भी जागता हूँ तो मुझे तो सोने की सोना चाहिए, सोना लगता है, लेकिन क्या है, मुझे कुछ न कुछ काम के लिए मैं सो नहीं पाता हूँ। तो मैं कहता हूँ जब मैं मर जाऊँ तो मुझे ऐसा ही 7-8 घंटे यही रहने दो, क्योंकि मुझे नींद लेनी है और वह अपने जीवन की बहुत सी रातों को नींद मुझे पूरी करनी है। समय की पाबंदी की जो उत्कटता उन्होंने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। देखिए, घर के लोगों के सहयोग के बिना हम समय की पाबंदी नहीं निभा सकते, है ना। उन्हें सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी, है ना। टाइम का अंदाज देने के लिए उन्हें एक आराम की घड़ी उन्होंने पहले पहले खरीदी थी और लाकर दालान यानी बरामदे में तिकोनियों पर रख दी थी। 3 कोनों वाला जो एक तिकोना घर में होता है ना, उस पर वह घड़ी रखी थी। यह घड़ी नई नहीं थी, विक्टोरियन युग की थी। ये जो घड़ी तो वे लाए थे समय का अंदाज लगाने के लिए, तो विक्टोरियन युग की, विक्टोरियन रानी थी उस युग की, अंग्रेज़ों की। और पायोनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। ये घड़ी भी थी उन्होंने लाई थी, पायोनियर ऑफिस से लाई थी। वहाँ वह कंडम माल की तरह निकाल दी गई, यानी खराब माल की तरह वो निकाल दी गई। तो पिताजी ने शायद 2 रुपये में ले ली। तो उस समय में 2 रुपये में यह खराब घड़ी उन्होंने ले ली थी। यह घड़ी बेहया साबित हुई, यानी निर्लज्ज साबित हुई। थोड़ी बहुत सफाई के बाद वो चलने लगी तो चलती ही चली गई। तो यह घड़ी थोड़ी बहुत सफाई करने के बाद तो अच्छी चलने लगी और अब भी चलती हैं। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती, वह अलार्म भी बजाती। हर रोज चाबी देनी नहीं पड़ती थी, हर 7 दिन, सप्ताह में एक बार उसे चाबी देनी पड़ती थी और वह अलार्म भी बजाती थी। उसके कभी घड़ी साज के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं है। घड़ी साज यानी घड़ी दुरुस्त करने वाला, किसके पास कभी लेकर जाना नहीं पड़ा, क्योंकि वो खराब भी नहीं हुई। तो तिकोनिया और खाली इसकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं है। जो तिकोनिया था बरामदे में लगा हुआ, वह कभी खाली नहीं था, उस पर घड़ी चलती ही रहती थी। मेरे पिता के जीवन पर्यंत वह चलती रही। लेखक कहते हैं जब तक वे जिंदे रहे ये घड़ी चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आए हैं, अब भी वह चल रही है।
वो चल बसने के बाद 30 वर्ष हो गए। लेखक कहते हैं अब भी वो घड़ी चल रही है। मेरे पास नहीं है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र, जो उनका विश्लेषण फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्धि के खिलाड़ी हैं, रामचंद्र फुटबॉल के, उसे अपने नाना नाना की एक निशानी के रूप में ले गए थे। जो मेरे बहन के बेटे थे वो नाना की निशानी के रूप में वह घड़ी ले गए थे। मैं जब कभी राम के घर जाता हूँ, फिर कर मेरी आँख उस घड़ी पर जा टिकती हैं। हम जब राम के घर गया तो मैं वह घड़ी जरूर देखता हूँ। हमारे घर में कितने जन्म मरण शादी ब्याह भोजन उत्सव उसने देखे हैं। कितने हर्ष विषाद यानी उदासी के, अश्रुहास के, वाद विवाद, कितने क्रोध कलह रोदन गायन श्रम संघर्ष की वह साक्षी रही है, मतलब गवाह रही है। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि नाम तो एकर आराम घड़ी है, पर न ये खुद आराम करत है न केहू को आराम करे देत हैं, है ना। तो ये घड़ी की आराम घड़ी है, लेकिन ये आराम घड़ी नहीं है। खुद भी नहीं आराम करती और दूसरे को भी आराम नहीं करने देती कि अलार्म बजने के बाद सबको उठना ही पड़ता है। आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसलिए दिया गया होगा कि ये एक जगह रख दी जाती हैं अलार्म से आराम आया हो तो भी कोई अचरज की बात नहीं है। एक जगह दिख जाती हैं तो वो क्या करती हैं, आराम किसी को करने नहीं देती। कभी कभी आराम का भी छोड़ दिया है और ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते सुना है। अलार्म घड़ी को कुछ लोग तो क्या कहते हैं, राम घड़ी भी कहते हैं। तो ये जो इस तरह ये कुछ यादें हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या भूलूं क्या याद करूं उन्होंने लिखी हुई एक आत्मकथा है। तो उस आत्मकथा से उनके पिताजी तो प्रताप नारायण श्रीवास्तव यानी बच्चन जी थे, उनके बारे में कुछ अच्छे विचार इस तरह हरिवंश राय बच्चन जी ने यहाँ हमें व्यक्त किए हैं। लगता है शायद आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर कोई बात है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो छात्रों 22 मिनट का यह वीडियो हो गया। अब मिलते हैं, अब प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी हम अगले वीडियो में